अरे हेलो गाइज, राम राम, दुआ सलाम और सत श्री अकाल जरूर कहेंगे आप लोग को। आ गए हम। अब बिहार दूर नहीं है, 12 फरवरी पास में है। आ गए हैं हम आपके लिए। कौन सा टॉपिक? इतिहास। प्रश्नों की बौछार सीरीज में जो चल रहा है 100 पार इतिहास का, उसी प्रश्न की बौछार सीरीज को में हमने पिछले क्लास तक मौर्यकालीन प्रशासन पढ़ाया था, यानी मौर्य समाप्त हुआ। अब मौर्योत्तर काल पढ़ाएंगे। मौर्योत्तर काल से कभी प्रश्न पूछे हैं, कभी नहीं पूछे हैं, ठीक है। और अब इसके बाद एक्चुअली ये यहाँ से अब ट्रांसफर होगा शासन काल। बिहार से हट के हम लोग कहीं और चलेंगे, कहीं यूपी, दक्षिण भारत, धीरे धीरे करके ये शासन का जो विस्तार है वो नीचे तरफ जाएगा, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ हम लोग। इसके बाद मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे, उसके बाद गुप्त काल पढ़ेंगे। अब प्रश्नों के माध्यम से जो आने की संभावना है और जो इंपॉर्टेंट है वही बताया जाएगा। फालतू की बातें नहीं, बस बकवास की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे। इसमें जो संभावना है, जिसपे आने की संभावना है, चाहे किसी स्टेट पीसीएस में। कहानी तो बहुत होते हैं हर इतिहास की, आप जानते ही हैं, मगर अब इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाया जाएगा आपको यहां से, ठीक है। अभी तक इसके अलावा भूगोल श्रृंखला चल रहा था, उसका एक क्लास है, वो है कृषि, बिहार में कृषि, और जो अर्थव्यवस्था से लिंक करके पढ़ाएंगे हम उसको। तो वो क्लास होगा। कल तो संडे है, कल ही क्लास हो जाएगा लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, कल नहीं हो तो परसों तो हो ही जाएगा। तो एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, पर्चे देने जो हैं नहीं, हमको बकवास की बात नहीं करते हैं हम लोग। अब सीधे काम पे आते हैं भाई। क्या पढ़ाना? मौर्योत्तर काल। हिट टॉपिक जो आपकी डायरेक्ट दिमाग में छप जाए गोली की तरफ, बारूद की तरफ गोली बारूद निकले और दिमाग में सट से। वही काम यहाँ होता है। इन प्रश्नों का बौछार, साफ गोली का बौछार करते हैं हम लोग। भूगोल श्रृंखला के लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में वहां से पूरी भूगोल की क्लास पड़ी हुई है बिहार की, वो देख सकते हैं। इतिहास की इसके पहले जो क्लास चली है डला हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको देख सकते हैं। प्लस फिर से रिक्वेस्ट, मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, लाइक दम ठोकते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। पैसा तो ले नहीं रहे आपसे, क्या उसके लिए पैसा तो लेंगे नहीं आपसे हम कि हाँ सर क्लास के लिए फ्री में दे रहे हैं क्लास आपको। मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी थी, मैंने सोचा था कि बच्चों को कुछ दिया जाए, अपने अनुभव को शेयर किया जाए, इसलिए यूट्यूब के माध्यम से हमने शेयर करना शुरू किया। इसके लिए आपसे पैसा तो लिए नहीं, तो पैसा लिए नहीं, और तो भाई एक लाइक तो बनता है मेरे लिए, ठीक है। चलो ये बात नहीं, बातें तो होती रहेंगी, बीच बीच में हम करते रहते हैं बात। सर कहेंगे सर आप कितनी बातें करते हैं ना, बातें बस 2 मिनट की बातें हैं भाई। आइए अब हम लोग करते हैं मौर्योत्तर काल। प्रश्नों के माध्यम से हमने देखा कि अशोक के बाद जो उसका लास्ट शासक हुआ, कौन? बृहदत्त। कौन? किसका? मौर्य वंश का जो लास्ट शासक हुआ बृहदत्त, इसकी हत्या करके इसके अमात जो थे, अमात मंत्री को कहा जाता है, मंत्री सचिव को, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके एक नए वंश, शुंग वंश की स्थापना कर डाली। जो प्राचीन भारत में मौर्योत्तर काल में के कालक्रम जो बांटते हैं इतिहास में, तो यह आता है कालक्रम के मौर्योत्तर काल में आता है, जो पूरे इतिहास में डार्क एज रूप में जाता है। किसमें? अंधकार युग के रूप में जाना जाता है। ऐसा युग जिसमें पता नहीं कितनी सत्ताएं आई, कौन सी सत्ता कहां स्थापित थी। मैं कोई बड़ी सत्ता नहीं थी जो जम्बूद्वीप टाइप उत्तर से दक्षिण भारत तक शासन कर सके। इसी मौर्योत्तर काल में 2 वंश पढ़ेंगे हम लोग, एक स्थानीय वंश और जो विदेशी आक्रमण करके यहां आए, तो उन्होंने भी क्या किया कि विदेशी आक्रमण करके आए, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उन्हें आया, आक्रमण किया और
यहाँ पे इंडिया में शासन भी किया, जिसमें शक, यूनान सबसे पहले आए थे, पता है आपको, उसका शक और फिर कुषाण की बात पढ़ेंगे हम लोग। और इसी कुषाण में कनिष्क महान हो गया था, इस कनिष्क के बारे में फोकस करके पढ़ेंगे हम लोग। इस स्थानीय वंश में जो पढ़ेंगे जिनके बारे में, वो है एक तो शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश, कण्व वंश के बाद आता है सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश के समाप्ति के बाद ये जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था वो 3 पार्टों में दिखाई देता है। एक पे इक्ष्वाकु वंश बसते हैं, जिससे एक प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता है। दूसरा वाकाटक जो था, और तीसरा पल्लव, जो दक्षिण भारत जब पढ़ाएंगे हम तब पढ़ाएंगे। तो फिलहाल अभी शुंग, कण्व और सातवाहन, आज की क्लास की चर्चा यही रहेगी प्रश्नों के माध्यम से। देखिए शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है, देखिए पढ़िए प्रश्न आप लोग ध्यान से, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देने की कोशिश कीजिए, ताकि पता चले मुझे कि कितने लोग पढ़े हैं मरणोत्तर काल, डार्क एज के बारे में पढ़े हैं आप लोग। इसके भी स्रोत है। अब हम बताएं थे कि हर इतिहास, हर कालखंड के जानने का स्रोत है, बस स्रोत काल हम क्या करेंगे, वंश के आधार पर बताते चल जाएंगे आपको। जैसे पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, पहला प्रश्न ही आ गया। इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग जो है, शुंग वंश का संस्थापक था, शुंग वंश का संस्थापक था। और इस वंश के बारे में जानकारी करने का स्रोत अयोध्या अभिलेख है, बेसनगर अभिलेख है, और हाथी गुफा में, हाथी गुफा से मिलता है, हाथी गुफा सतकर्णी मिलता है, सतवाहन वाले लोग मिलेंगे। तो इस 2 अभिलेखों के माध्यम से शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो पुष्यमित्र शुंग का प्रश्न ये पूछता है आपसे कि पुष्यमित्र शुंग जो है या 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, तो किसके माध्यम से चलता है, तो है अयोध्या अभिलेख के माध्यम से, अयोध्या अभिलेख के माध्यम से। अब देखिए शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा, इसके समय अयोध्या अभिलेख था जो धंगदेव द्वारा स्थापित कराया गया था। इसी अयोध्या अभिलेख में 2 अश्वमेध यज्ञ करने का सूचना मिलता है, शुंग वंश के बारे में भी है। उसके बाद इसके दरबार में इसके पुरोहित जो थे पतंजलि, जिन्होंने किताब लिखा, कौन सा आप ही बताइए कमेंट करके, महाभाष्य नामक किताब लिखा, व्याकरण ग्रंथ है भाई। और इस महाभाष्य में यवन आक्रमण की चर्चा भी की जाती है, यवन आक्रमण की चर्चा भी है, इस महाभाष्य में यवन आक्रमण की चर्चा भी है। इसके अलावा यवन आक्रमण की चर्चा जो है गार्गी संहिता, महाभाष्य में मिलती है। चलिए अब आगे। अब पुष्यमित्र शुंग जो है, और भी है स्रोत यवन आक्रमण की चर्चा जो देता है, ठीक है, बताया जाएगा एक एक करके। पतंजलि की महाभाष्य है। अब अयोध्या अभिलेख जो धंगदेव का था, उसने 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा ही कर डाला इसने। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो भी जानकारी मिलती है अयोध्या अभिलेख से, जो धंगदेव स्थापित किया गया था, उससे मिलता है। कहा जाता है इसमें 10 वंशज हुए, लगभग कहा गया 10 वंश हुए। तो भाई पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन आया, कोई तो कोई बैठा होगा ना भाई। पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका अधिकारी अग्निमित्र हुआ। कौन, अग्निमित्र हुआ। अग्निमित्र, फ्रेश नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, लिख देते हैं अग्निमित्र। देख रहे हैं रबलवा को, ये डांसिंग मोड में आ जाता है कभी कभी। अग्निमित्र हुआ। और इसी पे कालिदास ने एक नाटक लिखा था, कालिदास ने एक नाटक लिखा था, कौन सा, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम नाटक लिखा, जिसके माध्यम से अग्निमित्र की चर्चा मिलती है, जिसमें राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र की चर्चा मिलती है। इस अग्निमित्र के बाद
कोई विशेष काम नहीं कर पाए। इस अग्निमित्र के बाद जो शासक हुए वसुमित्र हुए, वसुमित्र, और वसुमित्र ने यवन को हराया था, यवन के शासक को हराया था। वसुमित्र ने यवन के शासक को हराया था, ठीक है। वसुमित्र ने यवन शासक को हराया था, और यवन आक्रमण का उल्लेख गर्गी संहिता, महाभारत जैसे लेख में मिलता है भाई। उसके बाद वसुमित्र के बाद शासक बहुत हुए। मन्नवे शासक के रूप में भागभद्र, रुकिए एक मिनट, फ्रेश कर देते हैं, फ्रेश इधर से चलते हैं हम। वसुमित्र के बाद एक नवा शासक के रूप में कौन मिलता है? भागभद्र मिलता है, कहीं कहीं भागभद्र मिलता है, भागभद्र मिलता है इसको, एक शासक भागभद्र। इसके बारे में कहा जाता है कि इसी के समय यवन के शासक एंटिकोलस, एंटिया लोग कोटस बोलते हैं, कहीं कहीं कोटस बोलते हैं, कि राजदूत का राजदूत आया था। कौन था राजदूत का नाम भाई? राजदूत का नाम बताइए, पता है आप लोग को राजदूत का नाम क्या था? कौन था? हेलियोडोरस। रुकिए फ्रेश कर देते हैं इसको। उसका नाम था हेलियोडोरस, हेलियोडोरस। और उसने बेसनगर, यानी जो पड़ता है वहीं अभिलेख, बेसनगर आ गया, बेसनगर अभिलेख स्थापित किया, जो पड़ता है एमपी के विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। और इस गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, जिसमें विष्णु की पूजा की गई है, विष्णु की पूजा की गई है। यानी इस हिसाब से जो हेलियोडोरस था, वो हो सके तो विद्वान कहते हैं कि वो वैष्णव मत को अपना लिया था, विष्णु की पूजा करने के बाद किया। तो बेसनगर अभिलेख के माध्यम से भी शुंग वंश के बारे में पता चलता है, किसके? भागवत के बारे में पता चलता है। उसके बाद इसके बाद क्या हुआ? इसके लास्ट शासक जो हुआ, 10वां शासक, कौन? देवभूति हुआ, देवभूति हुआ। कौन? देवभूति हुआ। और इस देवभूति को कौन मारेगा पता है आपको? इस देवभूति को मारेगा वासुदेव। वासुदेव बहुत नाम आएगा, वासुदेव जो है बहुत नाम आएगा, चिंता नहीं कीजिए। इस देवभूति को की हत्या करके, देवभूति की हत्या करके वासुदेव एक नए वंश, कौन? कन्न वंश की स्थापना करता है, कन्न वंश की स्थापना करता है। कहा जाता है कि शुंग वंश 112 वर्ष तक शासन किया था, 112 वर्ष तक शासन किया था, कहा जाता है विद्वानों के द्वारा, मत है 112 वर्ष तक शासन किया था। और इस कर्ण वंश में 4 शासक हुए थे। कहा जाता है कर्ण वंश के बारे में 45 वर्ष तक शासन किया था। तो 4 शासक कौन थे? ये 4 शासक कौन थे? एक तो खुद वासुदेव, एक भूमिपुत्र, और एक था देवभूति, भूमिपुत्र, वासुदेव, नारायण और सुशर्मा। हाँ, नारायण या सुशर्मा, या सुशर्मन कहीं मिलता है, सुशर्मा। और इस सुशर्मा की हत्या करके, इस सुशर्मा की हत्या करके सिमुक नामक, सिमुक ने सतवाहन वंश की नींव डाल दी। किसकी? सतवाहन वंश की नींव डाल दी, सतवाहन वंश की नींव डाल दी। तो इसी 3 वंश के बारे में पढ़ना है। अब भाई शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया और काम? इसने
भरुत स्तूप की स्थापना की, कहा जाता है भरुत स्तूप की स्थापना की। प्लस दूसरा कहा जाता है कि इसने सांची के स्तूप में जो वेदिका बनी होती है, एक में वेदिका दिखाई देता बना के आप लोगों को, तो वह स्पष्ट और नजर आ जाएगा आपको। सांची के स्तूप में जो वेदिका लकड़ी की बनी हुई थी, खराब हो चुकी थी, और सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। तो इस वेदिका की बात मैं कर रहा हूं। यह वेदिका जो है, ये स्तूप होता है और इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, तो वेदिका बनी थी। इसको पत्थर का बना दिया, इसको लकड़ी की जगह पत्थर का वेदिका बना दिया इसने। और पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि ये कट्टर ब्राह्मण था। बताइए, ये जो ब्राह्मण था तो स्तूप का निर्माण क्यों किया? और स्तूप बनते हैं बौद्ध धर्म में, तो ऐसा नहीं था कि यदि ब्राह्मण हो जाएगा तो अन्य धर्म का फॉलो नहीं करेगा वो। धार्मिक सद्भाव की नीति अपनाया जाता था उस समय, समझ गए। और पूरे मरणोत्तर काल की मैं बता दूं, मरणोत्तर काल ये आया ब्राह्मण वंश के बाद। चलिए, ये रहा पूरा आपका कालक्रम और कालखंड में मैंने बता दिया इसको। अब प्रश्न पे आइए फिर, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो वही कन्न वंश ने राज किया। इसने किसको मारा? तो देवभूति को मारा। और देवभूति की हत्या किसने की थी? संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। और वासुदेव के बाद कौन बैठा? तो भूमिपुत्र बैठा। उसके बाद कौन बैठा? तो नारायण बैठा। उसके नारायण के बाद कौन बैठा? तो सुशर्मा बैठा। और सुशर्मा की हत्या सिमुक करता है और स्थापना करता है सतवाहन वंश की। आगे देखिए, कोष्ट लगा दिया, कोई बात नहीं। ये हुआ कन्या वंश, यानी शुंग वंश के बाद बैठेगा कन्या वंश बैठेगा। अब देखिए, फिर आ गया प्रश्न। अब भाई बताइए कि सुशर्मा की हत्या सिमुक करता है या सुशर्मन वही कहीं मिलता है? सुशर्मन मिलता है। इसकी हत्या जो करता है सिमुक, और सिमुक स्थापित करता है सतवाहन वंश। क्या स्थापित करता है? सतवाहन वंश स्थापित करता है। तो पूछा प्रश्न कि सिमुक ने किस वंश की स्थापना की? संस्थापक कौन था? तो सतवाहन वंश। सतवाहन वंश की आरंभिक राजधानी कहा जाता है अमरावती या धन्याकोट। अमरावती या धन्याकोट, धन्याकटक। उसके बाद सतकर्णी प्रथम राजा जो आएगा वो राजधानी लेके जाएगा। प्रतिष्ठान या पैठान, बस पूछा जाएगा जो प्रश्न आपसे कि सतवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मारना है प्रतिष्ठान या पैठान। प्रतिष्ठान या पैठान को मारना है। सिमुक राजा हुआ। मत्स्य पुराण में कहा जाता है, मत्स्य पुराण में, कि सतवाहन वंश में कितना 29 राजा है। हाँ, 29 राजा हुआ। 29 राजा हुआ, 29। और सतवाहन वंश का जो देखेंगे भारत के नक्शे पे, तो दक्षिण भारत का जो बेल्ट है, आंध्र प्रदेश वाला जो बेल्ट है, ये पूरा सतवाहन वंश वाला बेल्ट है। इसमें भाई शासक हुए, पहला तो सिमुक हो गया, तो दूसरा कौन हुआ भाई? आइए प्रश्न के बाद सब बताएंगे। सबसे पुराना वंश कौन है? तो सबसे पुराना वंश सतवाहन वंश है। देख रहे हैं, सबसे पुराना वंश कौन है? तो सतवाहन वंश सबसे पुराना वंश है। सतवाहन वंश को और क्या कहा जाता है? तो आंध्रभृत भी कहा जाता है, आंध्र वंश भी बोला जाता है, आंध्र वंश भी कहता है। या साल कहीं अगर बुक में पढ़े हैं, शालिवाहन वंश भी कहा गया इसको, शालिवाहन वंश भी कहा गया इसको। ऑथेंटिक बुक थे वो, रिसर्च की बुक थी। आन सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में है? तो वही मत्स्य पुराण में इससे लंबी सूची है, इसमें 29 राजाओं को उसने जिक्र कर दिया है। 29 राजाओं का जिक्र कर दिया है इसने। सतवाहनों की राजधानी अवस्थित कहां थी? तो वही अमरावती में। कहां थी? अमरावती या धन्याकोट बोला जाता है। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है, पता कि नहीं? आंध्र प्रदेश बटा 2 भागों में, एक तेलंगाना एक आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना को दे दिया गया भाई
दोनों की कॉमन राजधानी हैदराबाद स्थापित किया गया, मगर कहा गया कि कुछ दिन बाद आंध्र प्रदेश अपनी नई राजधानी बनाएंगे और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी। तो इन्होंने अमरावती को अपनी राजधानी घोषित किया, अमरावती। निम्नलिखित शासकों में किसको एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया है? एका ब्राह्मण। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को एका ब्राह्मण कहा गया है या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है इनको। थोड़ा मैं जल ले लूं, थोड़ा लगता है कि जल बच्चा रखना भूल गया है, 1 मिनट लेता हूं मैं। थोड़ा सा पानी की बोतल दे दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बच्चा भूल जाता है कभी कभी। अब देखिए, हमने बताया, शुरू किया था आपको कि सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश में पहला शासक जो था, सातवाहन वंश में पहला शासक जो था वो सीमुख था। शासक तो 29 होंगे इसके, शासक तो 29 होंगे। देखिए बचवा लेके आ गया है, बचवा पढ़ भी रहा है। हम बोलते हैं पनिया ला दीजिए भाई, गर्मी लग रहा है ना, स्वेटर पहन लिए, गर्मी लग रहा है भाई। आप लोग भी गर्मी लग रहा होगा आज। तो इसका पहला राजा था, इसका सातकर्णी प्रथम, फेमस राजा बताएंगे हम। सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम ने क्या क्या काम किया बताइए आप लोग। सातकर्णी प्रथम यही बताया थे कि राजधानी अमरावती ले गया था, और इसी समय एक अभिलेख था, उसका नाम था नाना घाट का अभिलेख। नाना घाट का अभिलेख, जिसकी ये नाना घाट अभिलेख जो है, इनकी नायिका नागनिका ने स्थापित की थी, उत्कीर्ण कराई थी। स्थापित नहीं होता, उत्कीर्ण कराया था अभिलेख, उत्कीर्ण कराई थी नागनिका। और सातकर्णी प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने विदर्भ को जीता था। कौन क्षेत्र? विदर्भ क्षेत्र को जीता था, विदर्भ क्षेत्र को जीता था। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भूमि दान देना शुरू कर दिया। तो भूमि दान का पहला उल्लेख जो है यही मिलता है, भूमि दान का पहला उल्लेख यही मिलता है। भूमि दान, एक मिनट रुक जाइए। भूमि दान का पहला अभिलेख जो है यही मिलता है सातकर्णी प्रथम, यानी सातवाहन काल में ही भूमि दान प्रथा का उल्लेख मिलना शुरू हो जाता है। और सातकर्णी प्रथम में पहली बार मिलता है भूमि दान का पहला साक्ष्य। और इसी नाना घाट अभिलेख में मिला है अश्वमेध यज्ञ करने का साक्ष्य मिला है, अश्वमेध यज्ञ करने का साक्ष्य मिला है। और सातकर्णी प्रथम ने मालवा शैली में मुद्रा स्थापित किया था, मालवा शैली में मुद्रा स्थापित किया था। और अपनी पत्नी के नाम पे रजत शैली में मुद्रा, पत्नी के नाम पे रजत मुद्रा स्थापित किया था। यानी ये पूछा जाता है कि मालवा शैली की मुद्रा कौन स्थापित किया, तो सातकर्णी प्रथम ने पत्नी के लिए रजत निकाला, रजत मुद्रा, यानी पत्नी का फिगर लगा होगा उसमें मुद्रा में। क्या अश्वमेध यज्ञ किया था। भूमिदान का प्रथम उल्लेख कहां मिला है, तो सातकर्णी प्रथम के समय मिला है। ठीक है। और ये है सातकर्णी प्रथम। इसके बाद शासक हुआ हाल। हाल एक शासक तो था ही, शासक सब कवि भी था। और इसने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ लिखा, जो प्राकृत भाषा में था, प्राकृत भाषा में था। किसमें? प्राकृत भाषा में था, गाथा सप्तशती। और इसी हाल के दरबार में कातंत्र के लेखक, कातंत्र पूछा जाता है, सर्ववर्मन इनके दरबार में थे, एक विद्वान, एक लेखक, जिन्होंने कातंत्र नामक किताब लिखा था। और इन्हीं के दरबार में थे बृहत कथा के राइटर भी रहते थे इनके दरबार में। बृहत कथा
बृहद कथा के राइटर थे गुनाढ़। गुनाढ़ था, गुनाम का गुनाढ़, गुनाढ़ नाम था बृहद कथा के राइटर। वो भी इनके दरबार में रहते थे। और एक और किताब लिखा उन्होंने गुनाढ़ ने, है पैशाच संस्कृति। पैशाच संस्कृति, क्या लिखा? पैशाच संस्कृति नामक किताब लिखा था। तो सतकर्णी प्रथम के बाद जो राजा हुए वो हाल हुए। और बता दे कि सातवाहन वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो नाना घाट अभिलेख से, गाथा सप्तशती से। यही तो स्रोत है इतिहास जानने का स्रोत। क्या जी नागना क्या लिखी थी? उत्कीर्ण कराई थी लोगों ने। अगला देखिए, इससे पहले, हाँ देखिए, अब इससे प्रश्न पहले जान लीजिए। हाल के बाद जो शासक हुआ वो बहुत फेमस शासक हुआ, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। चलिए, एक सातवाहनों में एक खासियत थी कि अपनी माता के नाम का उपयोग आगे करना शुरू किया अपने नाम से पहले। सतकर्णी उनका टाइटल था, मगर गौतमी पुत्र उनकी माता का नाम था। गौतमी माता का नाम था, गौतमी पुत्र थे उनके, इसलिए सतकर्णी, इसलिए गौतमी पुत्र सतकर्णी नाम रखा उन्होंने। एक खासियत थी वो। अब देखिए, गौतमी सतकर्णी सबसे महान शासक, इस सातवाहन वंश का सबसे महान शासक को हम लोग कहते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी बोलते हैं। इसने शक शासक जो पढ़ाएंगे, शक शासक नहपान को हराया। किसको? नहपान को हराया। बताएंगे, शक शासक पढ़ाएंगे तब। 500 शाखाओं में विभाजित था, नहपान को हराया इसने। उसके बाद इन्होंने उपाधियां ली थी कुछ। ये लोग, एक खासियत थी सातवाहन काल में उपाधि लेने का। उपाधि क्यों लिया था भाई? राजा तो सिंपल सब था, भूमिदान के माध्यम से ये क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्र में बांट दिए। तो ये हो गया बड़ा राजा बांटने वाला। छोटका राजा क्या करेगा? तो ये रखेगा राजा, अपने नाम के आगे राजा रखेगा, तो इनको रखना पड़ेगा ना भाई कुछ उपाधियां। तो इन्होंने उपाधि लिया था राजाधिराज की उपाधि, राजाधिराज की उपाधि, राजा राज की उपाधि, वेंकट स्वामी की उपाधि। वेंकट स्वामी की उपाधि पूछता नहीं है, कहीं पूछ दिया तो क्या कीजिएगा। और बिंध नरेश की उपाधि, और गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में जानकारी का एक स्रोत है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख है। यहां देखिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में जानकारी क्या है? नासिक अभिलेख की मैं बात कर रहा हूं, इसी नासिक अभिलेख की बात कर रहा हूं। अब इसमें मिलता क्या क्या है नासिक अभिलेख में? आज गर्मी बहुत है लगता है हमको, हमें को लग रहा है कि आप लोग भी लग रहा है। नासिक अभिलेख से इनके पता चलता है, इनके बारे में चलता है पता। उसके बाद इन्होंने वेंकट नगर नामक नगर बसाया था। बौद्ध संघों को, ये लोग भी थे ब्राह्मण, मगर बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया, स्तूप बनवाया एक एक करके। और पूरे सातवाहन काल में सबसे पहला अमरावती अभिलेख की चर्चा मिलती है। उसका गौतम सतकर्णी क्या क्या किए देखिए। तो बौद्ध संघ को यदि ये करंजक दिए थे, एक गांव दान में दिए थे करंजक। एक का नाम था अलिकपय, अकालिये कथी अकालिकय नामक बौद्ध संघ को ये गांव में दान नाम दिए थे। उसका नाम था अकालिकय और करंजक। ये दोनों पूछा गया है, इसलिए मैं बताया हूं आपको। इसमें जो पूछा गया है वही बता रहा हूं मैं, और पूछने जाने संभावना है और इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इन्होंने एक और उपाधि भी लिया था, खतीय दप मानदे की उपाधि ली थे। मतलब कि क्षत्रियों का नाश करने की बात किया था, क्षत्रियों के धारण करने की बात किया था। और गौतम पुत्र सतकर्णी द्वारा सबसे पहले चातुर्वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया गया। सबसे पहले नहीं, चातुर्वर्ण व्यवस्था को। और वर्ण संकर जाति जो थी उस पर रोक लगाया गया। ये इनके द्वारा काम किया गया था, गौतम सतकर्णी द्वारा। इतने महान शासक पेश होती है। शक शासक आया,
नासिक अभिलेख में पता चलता है, बिंद नरेश बोलते हैं, राजा राज बोलते हैं इनको, इतनी चीज पता चलती है इनको। अब इनके बाद जो है गौतमी सतकर्णी के बाद विशिष्ट पुत्र, कौन सा? विशिष्ट पुत्र पुलमयी, विशिष्ट पुत्र पुलमयी, पुलमावी जो बोलते हैं लोग, विशिष्ट पुलमावी सतकर्णी के बाद, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद आइए के बाद। अब देखिए कौन कौन काम किए थे, जो बहुत ज्यादा महान नहीं थे, एक दो काम है छोटे मोटे, वो जान लीजिए। सबसे पहले इनको तो हराया शक शासक, और शक शासक रुद्र कौन था? रुद्रदामन हराया इनको, मत संबंधी होने के चलते इनको छोड़ दिया। और शक शासक पुलमयी से शक शासक था, वो अपनी पुत्री का शादी कर दिया, संबंधी हो गया, हराया भी इसने इसको। इन्होंने दक्षिणानेश्वर की उपाधि ली थी, दक्षिणादेश्वर कहते हैं, दक्षिणानेश्वर बोलते हैं कि उपाधि ली थी इन्होंने। और सोचिए दक्षिणानेश्वर की उपाधि लेने वाले को शक शासक हरा देता है, तो सत्ता का नाश होता है कि नहीं? नाश नहीं, सत्ता में क्या होता है, एक गिरावट आती है कि आप इतने महान और अपनी उपाधि लिए दक्षिणेश्वर, और आपको हरा दिया एक छोटा शासक, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। और कहा जाता है इनके बारे में कि अमरावती के बौद्ध स्तूप जो थी, अमरावती का बौद्ध स्तूप, उसका भी निर्माण इन्होंने कराया था। बौद्ध स्तूप नहीं, बेस्टनियों, उसमें जो बेस्टनी थी उसका निर्माण इन्होंने कराया था, और कोई काम नहीं, बेस्टनी का निर्माण कराया था। कौन? वशिष्ठ पुलमयी द्वारा। अब उसके बाद कौन फेमस शासक हुआ? तो यज्ञश्री सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी, सतकर्णी उन लोगों का टाइटल था। इसके बारे में कहा जाता है कि एक ही दो सवाल पूछा ये सतकर्णी कि किसके मुद्रा पे नाव का चित्र मिलता है, नाव का चित्र मिलता है, यूपी का प्रश्न पूछा गया प्रश्न था, तो वह है यज्ञश्री सतकर्णी पे चित्र मिलता है, नाव का चित्र मिलता है। ठीक है। और सबसे लास्ट शासक हो गया सतवाहन वंश का। सोचिए इतना शासक का हम अपने जिक्र कर दिया था, अंतिम शासक हुआ ये। चलिए अब प्रश्न पे पीछे देखिए, एक प्रश्न छोड़ के आए थे हम, तो उसको हम एरेज कर देते हैं पहले, और प्रश्न पे आते हैं धीरे धीरे। हमने पूरा बताया सतवाहन वंश के बारे में, आपको पॉज कर करके बार बार देख लीजिए। प्रश्न यही इसी से पूछ जाते हैं, इससे अधिक नहीं। काम तो इन्हें बहुत किया, बहुत ज्यादा काम किया लोगों ने भाई। कहा जाता है, हाँ चलिए आइए, कौन सा युग सही सुनित नहीं है इसमें? भाग रहा है रे चिलवा, कहां भाग रहा है रे चिल्ला जी? भागना नहीं है। चलिए देखिए कौन, अब आते हैं प्रश्नों पे। अब निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुनित नहीं है? तो नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सतकर्णी का था। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का, अब खारवेल का, और भीतरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का, और गिरनार अभिलेख पढ़ाए थे रुद्रदमन का, जूनागढ़ का था अभिलेख, गिरनार अभिलेख ये था। यानी भीतरी अभिलेख स्कंद गुप्त का, जब गुप्त काल पढ़ाएंगे तो बताएंगे भीतरी अभिलेख स्कंद गुप्ता, और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का था, जिसका एहोल अभिलेख था, और इस एहोल अभिलेख था। देखिए अभिलेखों से एक प्रश्न पूछ दिया इसने। आइए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वतीय कहा गया है? श्री पर्वतीय, खारवेल को नहीं कहा गया है, शक को नहीं कहा गया, वाकटक को नहीं कहा गया, इक्ष्वाकु को कहा गया है। अब देखिए बता ही देते हैं, थोड़ा इन लोगों के बारे में भी जानकारी ले लीजिए आप लोग। क्या कौन थे, क्या थे, कैसे थे? देखिए जब सतवाहन वंश का अंत हुआ, पतन हुआ सतवाहन वंश का, तो हमने बताया 3 पार्ट बटे लोग। एक तो इक्ष्वाकु, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर के आसपास जो है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के आसपास ये क्षेत्र फैला इनका,
एक हुआ वाकाटक और एक हुआ पल्लव, जो दक्षिण भारत में पढ़ाएंगे तो बताएंगे आप लोगों को। इस इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक, ये लोग सतवाहनों के सामंत थे, सतवाहनों के सामंत थे, और इसका संस्थापक शांतिमूल था। शांतिमूलक कहीं मिलता है, कहीं कहीं शांतिमूल मिलता है, शांतिमूलक याद रखिएगा। और इसी ने श्री पर्वतीय कहा गया, इसी को श्री पर्वतीय, इक्ष्वाकु वंश को कहा गया, श्री पर्वतीय कहा गया था। ठीक है, ये लोग भाई पूरा सतवाहन बौद्ध मत का पोषक था, ये लोग बौद्ध मत का पोषक भी था। ठीक है, आइए अब इक्ष्वाकु वंश के शासकों में पुराणों में इसको श्री पर्वतीय यानी श्री पर्वत का शासक कहा गया है, और आंध्रभृत भी कहा जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है, ये आंध्रभृत किसको कहा जाता है, यानी आंध्रों का, किसको, आंध्रों का, यानी सतवाहन काल का, आंध्रभोज कहा गया सतवाहन काल को। तो सतवाहन के ये नौकर थे, सामंत थे, इसलिए इनको आंध्रभृत भी कहा जाता है। पहले सतवाहन के सामंत थे, परंतु बाद में स्वतंत्रता घोषित करके इस वंश की स्थापना श्री शांतिमूलक या शांतिमूल ने की थी। वही कहानी यहां दोहरा दी गई है। अब आइए, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है, किस अभिलेख से जुड़ा है? राजा खारवेल का नाम हाथी गुफा अभिलेख के साथ जुड़ा है, और ये कलिंग में चेदी वंश की स्थापना थी। चेदी वंश था, और इसी चेदी वंश में महामोघवाहन वंश, बिहार में पूछा, दोनों वंश दे दिया, महामोघवाहन वंश या चेदी वंश, इसलिए उसमें ई ऑप्शन मानना पड़ा था लोगों को। चेदी वंश कहिए या महामोघवाहन वंश कहिए, उसी का राजा हुआ खारवेल, उसी की थी अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख, जिसमें यवन की चर्चा मिलती है और सतकर्णी लोगों की चर्चा मिलती है। यानी सतकर्णी कहने का अर्थ हुआ सतवाहन की चर्चा मिलती है। और ये पहला अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष की चर्चा मिलती है, और ये इसी में नहर प्रणाली की भी चर्चा मिलती है। और कलिंग, पता है कलिंग जगह था जहां अशोक कलिंग युद्ध किया था, उसकी भी चर्चा की गई है। और राजा खारवेल ने भुवनेश्वर में मंदिर का निर्माण भी किया था, भुवनेश्वर में मंदिर का निर्माण भी किया था। इतनी चीज की चर्चा इसमें की गई है हाथी गुफा अभिलेख में। और सारनाथ अभिलेख तो जानते ही हैं, अशोक का था, बनारस के पास, इसमें धर्मराज का स्तूप बना है, धर्मराज का स्तूप बना है। जूनागढ़ अभिलेख तो जानते ही है, किसका, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार स्तंभ अभिलेख। ठीक है, इतने अभिलेख के बारे में चर्चा की गई है। अब देखिए, इसमें प्राचीन काल में, ये प्रश्न आगे का है, जब आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण करने के संबंध में कौन सा एक सही कुलक्रम है? तो सबसे पहले यूनानी आक्रमण किए थे, फिर शक, फिर कुषाण। पहला आंसर सही है। यूनानी में कौन, पता है ना आपको? अरे वो कौन है, सिकंदर आया था, सिकंदर। और शक कुषाण की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अधीन किया था? तो डेरियस प्रथम था। ये आगे का प्रश्न बच्चा टाइप कर दिया, कोई बात नहीं, जान लीजिए। पहला ईरानी शासक कौन था? इसने भारत पे प्रश्न है, जिसने भारत के कुछ भाग को अधीन किया था, तो डेरियस प्रथम ने किया था। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक था? तो वही गौतम सतकर्णी, चातुर्य वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना गया। वर्ण संकर को रोका उसने। ये दो काम बहुत इंपॉर्टेंट थे किसके? गौतम सतकर्णी के। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज कौन था? तो सातवाहन वंश था। चोल, पल्लव, चालुक, दक्षिण भारत पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे आप लोगों को। अब देखिए, कुछ जान लीजिए, कुछ फैक्ट। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्के, शीशे या पोटीन के सिक्के जारी किए। पूछा जाता है, बाकी सिक्के तो पढ़े ही हैं, चांदी के सिक्का, सोने का सिक्का, तांबे का मुद्रा, पोटीन या किसके? शीशा का सिक्का जारी करने वाला कौन था? पहला शासक वो था, सातवाहन शासक थे लोग। और गौतम सतकर्णी ने चातुर्य वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया था। भरोच में एक बंदरगाह मिलता है, भरोच अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का व्यापारिक केंद्र था। पूछा जाता है कि मौतल काल में फेमस
बंदरगाह कौन था? तो भरोच बंदरगाह फेमस था। वही देखिए कि व्यापार वाणिज्य में चांदी और तांबे के सिक्के यूज होते थे, तो जिसको हम लोग क्या बोलते थे? कसारपन बोलते थे हम लोग। और बताने कि मौर्य काल में पन जो था वो चांदी का ही सिक्का था। वो गौतम पुत्र सतकर्णी, जिसको आगमन निलय, देखिए एक और आगमन निलय भी कहा गया है, जिसको वेदों का रक्षक या वेदों का आश्रयदाता भी कहा गया है। वेदों का रक्षक, वेदों का आश्रयदाता, ये आगमन निलय भी कहा गया है, वेदों का आश्रयदाता भी कहा जाता है इसको। सतवाहन राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रसाद देती थी और पुरुष वैदिक धर्म प्रसाद। देखिए नया फैक्ट एक है कि सतवाहन राज परिवार जो महिलाएं थी वो बौद्ध धर्म को मानती थी, प्रसाद देना काम था। और वैदिक धर्म में पुरुष, देखिए आप परिवार में ही मतभेद, पुरुष लोग वैदिक धर्म और महिलाएं हो गई बौद्ध। देख रहे हैं, यही तो लोकतंत्र की भावना थी उसमें। अभी लोकतंत्र में क्या है? परिवार में दो व्यक्ति, एक कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी, एक राहुल गांधी को फॉलो करती है, एक मोदी जी को फॉलो करती है। तो उस समय ऐसा नहीं था, उस समय भी महिलाएं शक्तिशाली थी। कहीं तुमको जो मानना है मानो, हम जो मानेंगे मानेंगे, वही मानेंगे हम। देख रहे हैं महिलाओं का प्रतिशत। और भाई नीतीश कुमार तो भाई आरक्षण देके और लोगों को प्रभावित कर दिए हैं, 35% आरक्षण। इसलिए महिलाएं पढ़ रही है, आगे बढ़ रही हैं, अधिकारी बन रही है। इसको बुरे सेंस में नहीं लिया जाए। सतवाहन काल में महिलाएं शिक्षित थी, पर्दा प्रथा नहीं था, नहीं घर से बाहर जा सकती थी आराम से। स्त्रियां संपत्तियों में भागीदारी भी होती थी। यानी स्त्रियों की दशा की जब बात करेंगे, यदि प्रश्न पूछ दे स्त्रियों की दशा के बारे में स्टेटमेंट बाय, तो कहेंगे कि दशा बहुत अच्छी थी, क्योंकि शिक्षा प्राप्त था, पर्दा प्रथा नहीं था, संपत्ति में भागीदारी थी, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था समाज में। और समाज में उस समय का काल जो था मातृसत्तात्मक था। मैंने बताया ना कि जो राजा हुए अपने माता का नाम आगे यूज किए, जैसे गौतमी की पुत्र सतकर्णी हुए। समाज में वैष्णव धर्म को धार्मिक सद्भाव भी था, तो वैष्णव धर्म को और शैव धर्म को भी प्रधानता दी गई। हाँ, इनका राजकीय भाषा जो था प्राकृत था, और लिपि ब्राह्मी लिपि का इन्होंने उपयोग किया है। किनका? सातवाहन लोगों ने। और एक अमरावती स्तूप पूछा जाता है बार बार, यूपीएससी में पूछा जाता है और स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। तो अमरावती स्तूप का निर्माण जो था 200 ईसा पूर्व में ही आरंभ हो गया था। कहा जाता था कि सतवाहन काल में ही अमरावती का अभिलेख पहला अभिलेख था जो सतवाहन काल मिलता है। यहाँ भित्ति प्रतिमाओं से भरा हुआ है। इस स्तूप की प्रथम खोज मैकेंजी ने किया था। कब? 1797 ईसा पूर्व में, ईस्वी में लगाया था मैकेंजी। इसी खोज किसने किया? तो मैकेंजी ने किया, 1797 में किया था। अब बताइए, देखिए ये हुआ शुंग, कन्न और सतवाहन वंश, ये मौर्योत्तर काल का एक पार्ट समाप्त। अब दूसरा, विदेशी आक्रमणकारी जो भी होंगे, शक, कुषाण में सब नहीं पढ़ाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है बीमा कटफिसस 2 लाइन, कनिष्क के बारे में पूरा पढ़ाएंगे हम। ठीक है, देख रहे हैं प्रश्न की प्रकृति। और हमें लगता है कि यूपी पीसीएस जो है, इससे मौर्योत्तर काल के सातवाहन काल से प्रश्न पूछते हैं। अब बिहार तो लगातार पूछा, सीयू ने किसने जारी किए। अमरावती स्तूप किस काल का है? भूमिदान की प्रथा कब शुरू हुई? भूमिदान का अभिलेख कहां से मिलता है? नासिक अभिलेख किसका है? मैच करने का अभिलेख कौन? नानाघाट का अभिलेख किसका है? 2 नाव की आकृति वाले जो मिलते हैं फोटो, मुद्रा में किसकी मुद्रा में मिलता है? यूपी का प्रश्न था भाई ये। 2 पतवार के भी चित्र मिलते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं वो। किस पुराण में सतवाहनों के बारे में दिया गया सूचना? तो मत्स्य पुराण में उनकी बड़ी लंबी सूची जारी कर दिया। सब यूपी बिहार के ही प्रश्न, आरएस, राजस्थान और एमपी के प्रश्न थे। उसी आधार पे मैंने बताया कि इससे आप ज्यादा प्रश्न पूछेंगे ही नहीं, इसलिए इसको बार बार पॉज करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि दिमाग में छप जाए और वो छपा हुआ चीजें गोला के रूप में निकले और पीसीएस को पार कर दे। और एक प्रश्न कंफर्म, क्योंकि हर स्टेट में नेगेटिव मार्किंग। बिहार बचा था, वहां भी 1/4 ना कहिए, ई ऑप्शन के हिसाब से 1/3 हो गया। यूपी तो 1/3 चल ही रहा है। राजस्थान तो सबसे पहले नेगेटिव मार्क लाया था, और एमपी तो भाई पूछना नहीं है। तो इसलिए ये नहीं कि सिर्फ, हाँ बैच चल रहा है पीसीएस का। किस पीसीएस का?
बिहार पीसीएस का। मगर ये जो मैटर पूरा है कि सिर्फ बिहार पीसीएस के लिए कामयाब नहीं होगा, हर पीसीएस के लिए इतिहास, हर पीसीएस के लिए पूछा जाएगा ही पूछा। इसलिए सोना मना है, जागते रहो 12 फरवरी तक। उसके बाद यूपी वाले बच्चे 14 मई तक जागते रहना है। ठंडी चली गई है, इसलिए जगिए, उठिए और लग जाइए तैयारी में। कोई इंतजार कर रहा है, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर मेरी गर्लफ्रेंड थी, दिल तोड़ दिया उसने। अरे दिखाओ उसको। एक मेरे जाने वाले मित्र हैं, विश्वास नहीं कीजिएगा, पिछली बार जीआईसी प्रिंसिपल हो गए हैं। उनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के चली गई कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेरे घर वाले मना कर दे शादी के लिए। और बच्चा लगा मन ला के, और क्या हुआ, जीआईसी प्रिंसिपल हो गया। पिछला जो 22 का यूपी पीसीएस हुआ था, 21 का यूपी प्रिंसिपल हुआ था, जो प्रिंसिपल हो गया। अब सोचिए उनकी गर्लफ्रेंड पे क्या बीत रहा होगा। सिर्फ ये लड़की की घटना नहीं, लड़कों पे भी घटना है। लड़की भी छोड़ के जाते हैं तो लड़कियां कर जाती है, तो वही करना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। चलिए सब बातें होती रहेंगी। हाँ, एक बात और आप लोग बता दूं मैं कि मेरी संस्था द्वारा यूनि एग्जाम्स जो आईएएस जो है संस्था, उसी का एक प्लेटफॉर्म पीसीएस है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं। तो आईएएस वाला 90 डेज का कोर्स चल रहा है। किसका? यूपीएससी प्रीलिम्स का, जिसमें सभी लोग सिलेक्टेड लोग पढ़ा रहे हैं। आदित्य सर हो, लेकिन सर हो, सागर सर हो। तो आप लोग, आपके भाई बंधु जो भी हो, मित्र बंधु, एक बार आके देखिए और उन्हीं से पढ़िए। मेरा तो एक ही मानना है, उन्हीं से पढ़िए जो सेलेक्ट हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है, प्रश्न की प्रकृति जानते हैं, तभी फायदा होगा। टीचर तो भरमार है, क्या टीचर की कमी थोड़े है मार्केट में। पढ़िए, जहां चाहते हैं पढ़िए, मगर देखिए एक बार आके जरूर, और उन्हीं से सीख लीजिए। और एक और अनाउंसमेंट आप याद करते हैं कि यूपी पीसीएस के बच्चे जितने भी होंगे, और आपके मित्र बंधु जो भी चेला जी लोग बगल बगल होंगे, दोस्त लोग होंगे, उनको बोल दीजिए कि यूनि एग्जाम्स पीसीएस, यूपी पीसीएस जो 14 मई को होने वाला है, उसके लिए धमाका बैच लेके आ रहा है। प्रशांत सर, गौतम सर और मैं तो रहेंगे। कह सर आप बच्चे को अरे आप नहीं रहेंगे? अरे मैं तो बचवा रहूंगा चेला जी। 2 और टीचर जो हैं साथ में लेके आ रहे हैं, 1-2 टीचर और जुड़ जाएंगे। एक धमाका बैच 14 मई का टारगेट किया गया है, ताकि उस पीसीएस को भी नहीं छोड़ा जाए। अपना जो ज्ञान है, अपनी जो अनुभव है, बच्चों में दिया जाए, ताकि आराम से उस अनुभव के माध्यम से वो सिलेक्ट हो जाए। हम लोग की अनुभूति खुशी सी में होती है। और हम मोटिवेट कैसे होते हैं पता है आप लोग को? एक लाइक ठू देना है, शेयर कर देना है, और जो नए बच्चे हों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ सभा की समाप्ति, सभा नहीं बच्चों सर सभा क्या बोलते हैं, क्लास की समाप्ति हो रही है। आज की क्लास की समाप्ति हो रही है। इस साथ जय हिंद, जय भारत साथी।